आवाज के लिए आ रही? चलें गुड। बस इंशाल्लाह यार 1-2 मिनट में स्टार्ट करें, जरा फिजिकल क्लास में सेटअप कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी यार, आज आप लोगों का CCNA का ऑटोमेशन का लेक्चर है और ऑटोमेशन के हमारा सिर्फ इसका 1 लेक्चर होएगा CCNA के अंदर। इसमें हमारी कोई इतनी एडवांस थ्योरी नहीं होती। एक छोटी सी लैब है हमारे पास ऑटोमेशन की, और कुछ ऑटोमेशन की थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। और इस कोर्स ये मतलब कह सकते हैं आप, ये 10% आपके मॉड्यूल का हिस्सा होता है। पूरे CCNA में 10% है, और ये रिसेंटली आपके CCNA और CCNP के अंदर इसको ऐड किया गया। और जिस तरह टाइम जा रहा है, ऑटोमेशन के ऊपर जोर ज़्यादा डल रहा है। और इनफैक्ट इसकी अपनी सर्टिफिकेशन भी, जिस तरह आपकी CCNA है, उसी तरीके से आपकी एसोसिएट लेवल की ऑटोमेशन की भी सर्टिफिकेशन आ गई है। तो इट इज़ अ वेरी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी। मेरा नाम यार सुभान मलिक है, और मैं एक सीनियर क्लाउड आर्किटेक्ट, डेवऑप्स इंजीनियर हूँ, और ऑटोमेशन एक्सपर्ट भी हूँ। मैंने भी बिल्कुल जिस तरह आप लोगों ने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी, CCNA से स्टार्ट की थी, और अभी मैं C2C कंसल्टिंग करता हूँ, और मेरी अपनी कंपनी है न्यूयॉर्क के अंदर, जिसके अंदर मैं क्लाउड माइग्रेशन, क्लाउड कंसल्टिंग, क्लाउड सिक्योरिटी एंड डेवऑप्स के तमाम टूल्स एंड सोल्यूशंस के ऊपर वर्क करता हूँ। आप मेरे ख्याल से मेरी GCP की क्लास में भी है। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं ऑटोमेशन से। इसको बिल्ड करने के लिए सबसे पहले तो यार मुझे कुछ आपको फ्लॉज बताने पड़ेंगे आपकी ट्रेडिशनल नेटवर्क एनवायरनमेंट के अंदर। और अगर उसके बारे में बात करें, तो आप लोग अभी अपने राउटर के ऊपर कमांड्स वगैरह देते हैं, किसके थ्रू देते हैं? पैकेट ट्रेसर तो आप ऐप है ना, किसके थ्रू, कौन सा मेथड? CLI इस्तेमाल करते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू आपको आपके राउटर या स्विच का एक्सेस मिल जाता है, जिसके ऊपर आप कमांड्स देते हैं। ठीक है, लेट्स से रियल टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपके पास आपका एक राउटर नहीं होता, आपके पास कई हजार राउटर होते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये प्रैक्टिकल अप्रोच बनती है कि आप 1000 राउटर का इंडिविजुअल CLI के ऊपर एक्सेस लेके उनके ऊपर काम कर रहे हो? नहीं, इसमें कुछ फ्लॉज है आपके पास। क्या फ्लॉज है जी? सबसे पहले तो यार आपको नंबर ऑफ वर्कर ज्यादा चाहिए, नंबर ऑफ नेटवर्क इंजीनियर ज्यादा चाहिए। हर आपको इंजीनियर चाहिए होगा डिफरेंट काम के लिए, डिफरेंट प्रोटोकॉल के लिए। फिर आपके इतने एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इतने ज्यादा नंबर ऑफ राउटर्स होते हैं कि अगर आप किसी भी एक राउटर के ऊपर गलती कर देते हैं, तो उससे पूरा आपका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सफर करता है। ठीक है, फिर मैंने बताया गलती का चांस होता है, क्योंकि बीइंग ह्यूमन, अब लेट से एक बंदा है, उसका ठेका है जी, आपने 100 राउटर्स को आज उसके ऊपर आपने कॉन्फ़िगरेशंस लगानी, तो लेट से 95 वो सही कर देता है, 1-2 के अंदर वो ब्लंडर भी कर सकता है। ठीक है, बिकॉज ह्यूमन नेचर है हमारी। इसके अलावा इनकी मैनेजमेंट बड़ी मुश्किल होती है। अगर किसी भी राउटर के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई, या उसका OS अपडेटेड नहीं है, या उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैच नहीं करी दूसरे की कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो फिर आपका पूरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सफर करेगा। तो इन सब प्रॉब्लम से निकलने के लिए, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को कम करने के लिए, हम ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं। ऑटोमेशन बोले तो जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम है, मशीन इटसेल्फ अपना काम करती है। ठीक है, आपने प्री डिफाइंड उसको कुछ स्टेप्स वगैरह बताए। अब अगर हम बात करें ऑटोमेशन में, तो इसमें हमारे पास एक चीज आती है दैट इज कॉल्ड एज SDN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। लिख लें अपने पास अगर लिखना चाहते हैं, SDN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। SDN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, डिफाइंड नेटवर्किंग, डिफाइंड।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपके लेट से 200 राउटर्स, ठीक है, आप क्या करते हैं 200 राउटर्स के साथ एक कंट्रोलर लगा देते हैं, उनके 200 राउटर को एक कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और आपका काम फिर उस कंट्रोलर के ऊपर होता है। क्या मतलब कि अब मैंने उस कंट्रोलर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशंस फेंकनी है, आगे 200 के 200 राउटर जो मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है वो उस कंट्रोलर से कनेक्टेड है, यानी मैं उस कंट्रोलर से 200 राउटर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। एक स्क्रिप्ट बनानी, एक स्क्रिप्ट टेम्पलेट, जिस तरह यार ये देखो, ये एक स्क्रिप्ट बनी हुई ना आपकी, क्या कर रही है, ये लूप बैक कॉन्फ़िगर कर रही है, ये तो अब आप लोगों को आइडिया होएगा ना। ये क्या करेगी, एक स्क्रिप्ट बनाकर हम ये स्क्रिप्ट कंट्रोलर के ऊपर फेंक देते हैं, और कंट्रोलर को कहते हैं कि आप ये 200 के 200 राउटर्स के ऊपर रिलीज कर, तो आपकी एक क्लिक से आपके 200 राउटर के ऊपर ये कॉन्फ़िगरेशन एक्टिव है। काम कितना आपका सिग्निफिकेंटली कम कर दिया। तो ये जो एसडीएन होती है, इसको कहते हैं लफ्ज है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। सॉफ्टवेयर डिफाइंड का मतलब है आप इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी यूज कर सकते हैं, डेटा सीरियलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है कि मैं पाइथन की लैंग्वेज के अंदर एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ, जिसमें मैं उसको ये सारी चीजें डिफाइन करके बता देता हूँ, और एक स्क्रिप्ट एक टेम्पलेट होती है। हर मतलब वो क्या करेगी, राउटर 1 है ना, एक का नाम, और राउटर 2 है दूसरे का नाम, तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रखेगी, एक के ऊपर राउटर 1 रहने देगी, दूसरे के ऊपर जब टेम्पलेट चेंज करेगी तो राउटर 2 कर देगी। इसी तरीके से जितने भी नंबर ऑफ राउटर्स आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लगे हुए हैं, उनके ऊपर वो नाम चेंज करके ये कॉन्फ़िगरेशन को पुश कर देगी और ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब इसने हमारा काम सिग्निफिकेंटली लेस कर दिया। जिस तरह आप ये देखें, आपने पाइथन की एक स्क्रिप्ट डाली और उसको हर राउटर के ऊपर फ्लोट कर दिया। इससे फायदा इससे ये होता है, एक तो ह्यूमन एरर कम हो गया। एक स्क्रिप्ट बनानी है ना, 200 तो नहीं बनानी। अब एक स्क्रिप्ट में गलती का चांस ज्यादा है या 200 में? 200 में ज्यादा है, ठीक है। तो आपका ह्यूमन एरर जो है वो कम हो गया। इसके अलावा अब आपको टेंशन नहीं होती कि यार मैं 200 राउटर है, 300 करूंगा तो मुझे बंदे एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। कोई इशू नहीं, राउटर 100 ऐड करने हैं तो उसी कंट्रोलर के ऊपर 100 राउटर्स ऐड कर दो, तो आपका नेटवर्क जो है वो ज्यादा स्केलेबल बन जाता है। स्केलेबल का मतलब अब आपको एक्सपैंड करते हुए इतना सोचना नहीं पड़ता, अगर आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो किसी ने मेंशन ही नहीं की, क्या चीज हमारी सेव हो रही है? टाइम सेव हो रहा है भाई, इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशंस नहीं देनी पड़ती। इट इज अ वेरी टाइम सेविंग प्रोसेस, और टाइम इज मनी जिस तरह कहते हैं, ठीक है। तो हमारा टाइम और नेटवर्क वाइड चेंजेस, यानी कि यार 200 राउटर अगर मेरे किसी और डिफरेंट जगह पर पड़े हैं, डिफरेंट लोकेशंस पर पड़े हैं, जहां पर भी पड़े हैं, मैं सबके ऊपर ये नेटवर्क वाइड चेंज इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। नेटवर्क वाइड चेंज का मतलब ऑल अक्रॉस द होल नेटवर्क, ठीक है। तो इसने हमारी एफिशिएंसी को काफी हद तक बेहतर कर दी। अच्छा जी, अब अगर आगे चलते हैं तो ये जी आपके पास एक राउटर के अंदर 3 प्लेन्स होते हैं, बस सिर्फ ये समझ लें वो प्लेन्स किस लिए होते हैं। एक आपके पास हर किसी भी मशीन के अंदर, राउटर के अंदर यू हैव 3 प्लेन्स। वन प्लेन इज मैनेजमेंट प्लेन, जो मैनेज कर रहा होता है सारे, ये लिख लेंगे तीनों प्लेन्स देखना चाहते हैं, मैनेजमेंट प्लेन, कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन। यार पाइथन स्क्रिप्ट वो स्क्रिप्ट होती है जो पाइथन के अंदर आपने लिखी होती है, प्री मेड टेम्पलेट टाइप की होती है। अच्छा, और ये जो डायग्राम बनी है ये ट्रेडिशनल नेटवर्क डायग्राम की बनी है, ऑटोमेटेड अप्रोच पे अभी हमने बाद में आना, पहले इसको जरा समझते हैं। अच्छा जी, यार कंट्रोल प्लेन जो होता है ना किसी भी राउटर का, वो उसका ब्रेन होता है। ब्रेन का मतलब है सारे डिसीजंस उसने लेने होते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कनेक्शन विद द अदर राउटर, कॉन्फ़िगरेशंस देखता है, इसके अलावा वो आपके प्रोटोकॉल्स देखता है कौन से चल रहे होते हैं, ये सारा कुछ जो है वो कंट्रोल प्लेन देख रहा होता है। मैनेजमेंट प्लेन क्या कर रहा होता है, जितने भी टास्क मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं और एलोकेशन से रिलेटेड होते हैं वो मैनेज कर रहा होता है। और डेटा प्लेन का काम होता है कि यार ये इटसेल्फ डेटा को ट्रांसफर करता है। कंट्रोल प्लेन डिसीजन लेता है ना, आपका ब्रेन डिसीजन लेता है, और उसके बाद आपके ब्लड सेल्स या आपके जो वेन्स होती हैं वो कैरी करती हैं एक्चुअली जो भी इंफॉर्मेशन होती है। उसी तरीके से डेटा प्लेन जो है वो एक्चुअल कैरी करता है, किसको? ऑब्वियसली ब्लड तो नहीं, पैकेट्स को करता है। आपके किसी भी आपके नेटवर्क एनवायरनमेंट के अंदर पैकेट्स को कैरी करता है, और दूसरे दूसरे राउटर के डेटा प्लेन तक लेके जाने वाला भी यही प्लेन होता है। और अगर आप गौर करें तो ये जो इधर क्रॉस का साइन बना हुआ है ये इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इसके डेटा प्लेन के ऊपर ACL लगी हुई है जो फिल्टर आउट करती है, पैकेट्स को फिल्टर करने के लिए यू हैव अप्लाइड, और वो भी डेटा प्लेन के ऊपर लगती है।
तो ये तीनों प्लेन्स जो है ये एक दूसरे के साथ आपके कनेक्टेड होते हैं। ये है जी ट्रेडिशनल आपके पास आपका नेटवर्किंग डायग्राम। अब अगर मैं ऑटोमेटेड अप्रोच की तरफ जाऊं तो मैं देखता हूं कि मैं 2 प्लेन्स तो मैंने निकाल दिए, कौन से, और कंट्रोल। उनकी बजाय मैंने क्या किया, उन सब का ब्रेन निकाल कर एक बड़ा ब्रेन बना लिया, उसको मैंने नाम दे दिया ये मेरा कंट्रोलर है, और उसको कंट्रोल प्लेन मैंने बना दिया। अब वो बजाय कि मैं इंडिविजुअल हर के कंट्रोल प्लेन के ऊपर जाके कमांड दूं, मैंने एक कंट्रोलर के थ्रू सारों के डेटा प्लेन्स को कंट्रोल कर। भाई नेटवर्किंग में क्या हमारा गोल होता है, कम्युनिकेशन गोल होता है ना, एंड पे डे 1 पे पढ़ा था, तो कम्युनिकेशन तो हो जाती है हमारी यहाँ से। क्यों? हर राउटर का इंडिविजुअल डेटा प्लेन हमारे कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब एक इंटरफेस बन जाता है ये, इसको एक नाम देते हैं, जहां पर आपका कंट्रोलर टॉप पे होता है और डेटा प्लेन मल्टीपल राउटर्स के नीचे होती है। इसको कहते हैं साउथ बाउंड इंटरफेस। लिख लें SBI, साउथ बाउंड इंटरफेस। ये बाद में जवाब दिए जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। जो इंटरफेस आपके कंट्रोलर या कंट्रोल प्लेन और राउटर्स के दरमियान होता है उसको कहते हैं साउथ बाउंड इंटरफेस। अच्छा, फिर आप लोग सोच रहे होंगे अगर साउथ किसी को नाम दिया है तो दूसरा एक नॉर्थ बाउंड भी तो होना चाहिए ना। ठीक है, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, तो बिल्कुल यार नॉर्थ बाउंड इंटरफेस भी होता है। अब मेरी बात सुने, मैंने कंट्रोलर के साथ इंटरेक्ट करना है तो मैं कंट्रोलर के साथ किसी मीडियम के थ्रू इंटरेक्ट करूंगा ना, वो मेरी ऐप होगी जिसके थ्रू मैं कंट्रोलर के ऊपर इंटरेक्ट करूंगा। तो जो इंटरफेस मेरी ऐप और कंट्रोलर के दरमियान बनता है वो कहलाता है जी नॉर्थ बाउंड इंटरफेस। यानी मैं ऐप के ऊपर बैठ के कंट्रोलर को टास्क दूंगा, कंट्रोलर वो टास्क परफॉर्म करेगा जाके डेटा प्लेन के साथ या राउटर के साथ, और वो वापस मेरे पास रिस्पॉन्स लेके आएगा। नॉर्थ बाउंड नॉर्थ साउथ से याद रखना है, नॉर्थ बाउंड ऊपर ऐप और कंट्रोलर के दरमियान, साउथ बाउंड कंट्रोलर और राउटर्स के दरमियान। अब एपीआई क्या है, ऐप क्या है, इसके बारे में डिस्कशन अभी करते हैं। पहले यहां तक बताएं, कोई क्वेश्चन या कोई चीज ना समझ आई। नॉर्थ बाउंड साउथ बाउंड क्लियर है। 3 प्लेन्स बताए थे ट्रेडिशनल नेटवर्किंग के अंदर, ट्रेडिशनल बोले तो आम जिस तरह चल रही। अब ऑटोमेटेड अप्रोच में क्या बताया कि बजाय सारों के रखने के एक कंट्रोलर बना देते हैं। ठीक है, वो भी हमने उधर देख लिया। अब जरा एपीआई की डिस्कशन करते हैं। क्लाइंट सर्वर होता है तो ये एक हिसाब से ये सर्वर है, कंट्रोलर से आप सर्वर तो नहीं मैं इसको कहूँगा, सीएसए आर्किटेक्चर को इसके साथ मिक्स नहीं करना, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वो डिफरेंट है। हाँ, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, एक आपका क्लाइंट होता है और एक आपका सर्वर होता है। क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट भेजता है और रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में आता है। आप उसको कंसीडर कर सकते हैं इस तरीके से कि ये क्या करता है, आपका रिक्वेस्ट लेके जाता है और आपको रिस्पॉन्स लेके आता है, कह सकते हैं आप उसको उस तरीके से। लेकिन प्योरली ये क्लाइंट, क्योंकि ये कोई ऐसा सर्विस आपको रिस्पॉन्स में नहीं ला के दे रहा होता, ये आप ही का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें होने वाला कोई टास्क या कोई कमांड ही आपको वापस ला के देता है। ठीक है, अब देखते हैं। मैंने बताया आप राउटर जो है, जब राउटर के साथ इंटरेक्ट करना होता है तो आप CLI इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अभी जिस तरह मैं अपनी मशीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो किसके थ्रू कर रहा हूँ, GUI के थ्रू ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। राउटर के साथ कमांड देनी, कमांड लेनी। अब अगर मैंने किसी एप्लीकेशन के साथ राब्ता करना है तो फिर मेरे पास कौन सा इंटरफेस आता है, किसी को आइडिया है? API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। लिख लें इसको, अभी मैं इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ भी आ गई। API, एप्लीकेशन के साथ अगर मैंने अपनी राब्ता करना है तो मैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को यूटिलाइज करूँगा। ये लिखा हुआ है। अच्छा मैं कर दूँगा। अच्छा यार, मुझे एक जरा सवाल का जवाब तो दें। जब आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं, आपने अपना ऑर्डर प्लेस करना होता है तो किससे रब्ता करते हैं आप? वेटर से। तो वेटर का काम क्या होता है, आपको रेस्टोरेंट के शेफ या किचन के साथ कनेक्ट करता है। वेटर करता है ना, आपका पहले ऑर्डर लेता है,
फिर रेस्ट आपके शेफ के पास लेके जाता है किचन में, और फिर जब खाना बन जाता है तो वापस कौन लेके आता है? वेटर लेके आता है। तो वेटर जो है, इसको आपने अपना एपीआई समझना। क्या मतलब? मैं हूं यूजर, मैं बैठा हूं ऐप के ऊपर, एपीआई है मेरा वेटर। अब मैंने कोई रिक्वेस्ट भेजी कि यार अगर 200 राउटर लगे हुए ना मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो राउटर नंबर 37 पे मुझे बताओ ओएसपीएफ चल रहा है या नहीं। मैंने क्या की? रिक्वेस्ट की, एपीआई गया मेरा किसके ऊपर? कंट्रोलर के ऊपर। कंट्रोलर से आगे मेरी रिक्वेस्ट किसके ऊपर गई? राउटर के ऊपर। और राउटर से जो रिस्पॉन्स आता है वो भी कौन मेरे पास वापस लेके आएगा? एपीआई लेके आएगा। ये डायग्राम टोटल बनी हुई है। इस स्केच को अपने माइंड के अंदर रखना है। यूजर ने रिक्वेस्ट थी, मैं यूजर हूं, मैंने एपीआई को कहा यार राउटर नंबर 37 मेरे 200 राउटर्स तुम्हारे पास लगे हुए हैं कंट्रोलर के साथ, राउटर नंबर 37 पे जाके उसकी ओएसपीएफ या बीजीपी या व्हाटएवर कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास लेके, वो जाएगा, रिक्वेस्ट लेगा, राउटर 37 से कम्युनिकेट करेगा, उससे इंफॉर्मेशन लेगा और वापस मेरे पास लेके आएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, बिल्कुल इस तरह आपने कहा सीएसए आर्किटेक्चर। ठीक है, अब ये जाता किस तरह से और वापस इस तरह से आता है। अब देखें, डेटा हमारा ट्रांसमिट हो रहा है दोनों केसेस में। जब मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो भी एक डेटा हमारा जा रहा है, और रिस्पॉन्स में भी हमारे पास हमारा डेटा वापस आ रहा है। तो जब डेटा हमारा इस तरीके से एक नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जा और आ रहा होता है, तो उसमें हम कुछ लैंग्वेजेस का सहारा लेते हैं। वो लैंग्वेजेस कहलाती हैं डेटा सीरियलाइजेशन लैंग्वेज। लिख लें, डेटा सीरियलाइजेशन लैंग्वेजेस। मैं एक सेकंड दूसरी स्लाइड को ओपन करता हूँ। क्या कहता है जी? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा। डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो नेटवर्क के ऊपर आराम से सेंड और रिसीव हो जाए आपको। ठीक है, मेरा डेटा है, लेट्स से डेटा मैंने टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ, वो क्या करेगा, उसको एक कंप्रेस्ड फॉर्म में या किसी भी और लैंग्वेज के फॉर्म में इस तरीके से बना देगा कि जब वो नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट हो रहा है, एपीआई के थ्रू जा रहा है ना, राउटर तक जाता है और फिर राउटर से वापस आता है, तो बड़ा एक आसान तरीके से। या जिस तरह पैकेज में कोई चीज अगर भेजनी होती है, लेट्स से एग्जांपल ले लो, आपके पास अगर एक टेबल है, टेबल को अगर आप बनी बनाई टेबल को किसी जगह पर आप भेजना चाहते हैं तो वो हार्ड होता है। अक्सर औकात क्या होता है, टेबल की आप लेग्स ओपन करके उसको पैक करके किसी तरीके से भेजते हो ताकि वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे, और फिर जब डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, जिस बंदे को टेबल मिलती है वो वापस उसको रीअसेंबल कर देता है। ये तरीका, इसको कहते हैं डेटा सीरियलाइजेशन। कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही करके कह सकते हो। ठीक है, समझ लगी इसकी? अच्छा, अब इसमें हमारे पास आजकल मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज होती हैं। डेवऑप्स के अंदर भी ये लैंग्वेजेस बड़ी पॉपुलर है। यामल है, जेसॉन है, एक्सएमएल है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इनका फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ऑब्वियसली रियलिस्टिकली तो हम इसको नहीं कर सकते अभी प्रॉपर सारी चीज़ों को कवर। ये देखें जी, ये जिस तरह मेरा एक फॉर्मेट है, ये रिक्वेस्ट मेरी जा रही है, और इसमें बिल्कुल जिस तरह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यार वेरिएबल्स नहीं होते, वेरिएबल्स रखे होते हैं जिनमें आप कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, वही चक्कर यहाँ पर होता है। मैं बैठा हूँ यार इधर ऐप के ऊपर, मैं क्लाइंट हूँ। क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट भेजी एपीआई को, एपीआई ने आगे कंट्रोलर के थ्रू, इधर समझे कंट्रोलर के आगे राउटर वगैरह हैं, उनसे रिक्वेस्ट लेके फिर हमें रिस्पॉन्स ला के दी, और सारा किस फॉर्मेट में ला के दिया? डेटा सीरियलाइज्ड फॉर्मेट। ठीक है, चीजें मुझे पता थोड़ी मुश्किल है, लेकिन कोशिश करनी है इनको समझने के लिए, और जितना आपको रिक्वायर्ड होगा सीसीएनए के लिए उतना हम इसमें सरफेस लेवल पे चीजें कवर कर लेंगे। वैसे अगर बात करें तो ऑटोमेशन पूरी एक अलग दुनिया है जिसमें लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं। आपका एक सीसीएनए का कोर्स अलग, और जो अगर आप ऑटोमेशन वाली साइड के ऊपर जाते हैं तो वो पूरी एसडीएन और ऑटोमेशन, ये पूरी चीज लाइन ही अलग है। ठीक है, अच्छा जी, किसको? ये डायग्राम को देखो, ऐप के ऊपर मैं बैठा हूँ ना, इतना तो हमने स्टैब्लिश कर लिया। आगे हमारा कंट्रोलर लगा हुआ है, मैंने किसके साथ रब्ता करना है अगर मैंने कोई भी चीज लेनी? एपीआई के थ्रू। कंट्रोलर के ऊपर एपीआई पड़ा हुआ है, तो एपीआई को मैं रिक्वेस्ट दूंगा ना कि यार एपीआई जाके 37 राउटर से इन्फॉर्मेशन लेके जाओ। अब लेके किस तरीके से इन्फॉर्मेशन जाओ, लेके आओ, वो डेटा सीरियलाइज्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ओवर दिस कम्युनिकेशन चैनल जो ऐप, कंट्रोलर और राउटर है, उस पर आराम से ट्रांसमिट और रिसीव हो सकती है। ठीक हो गया? अच्छा जी, एपीआई की हमें समझ लग गई। हमने थोड़ा सा देख लिया कि जी हमारे पास दो तरह के इंटरफेसेस होते हैं। ऐप और कंट्रोलर के दरमियान कौन सा इंटरफेस होता है?
ऐप और कंट्रोलर के दरमियान कौन सा होता है? नॉर्थ बाउंड होता है। एक्सेलेंट। और कंट्रोलर और आपके पास जो है कंट्रोलर और किसके दरमियान बना? डेटा प्लेन वाले, यानी कि जहां पर आपका राउटर लगा होता है। एक्सेलेंट। आपके पास साउथ बाउंड इंटरफेसेस होता है। दोनों इंटरफेसेस क्लियर हो गए, ऐप का पता लग गया, कंट्रोलर का पता लग गया, एपीआई की हमने टास्क देख ली, और फिर हमने डेटा सीरियलाइजेशन की भी डिस्कशन करी। ठीक है, ओके जी। ये है जी, मैं लैंग्वेजेस आपको थोड़ी बहुत दिखा देता हूँ। और लैंग्वेजेस जो डेटा सीरियलाइजेशन लैंग्वेज कोई मुश्किल नहीं है, निहायत ही ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस है। ये देखें, इस तरीके से लिखी होती है यार आपकी इंफॉर्मेशन। ये देखें, इंटरफेस आगे गीगाबिट इथरनेट 1/1, क्या वो अप है? ट्रू। आईपी एड्रेस क्या है? नेट मास्क बोले तो सबनेट क्या है? स्पीड क्या है? ये सारी चीजें इस तरीके से आपकी फॉर्मेट में होती है। अब यार एक तो ये ट्रांसमिट होना, और जब आपको रिस्पॉन्स आता है, दोनों केसेस में बड़ा काम आसान हो जाता है। अब आपको अगर इस तरीके से रिस्पॉन्स, मैंने रिक्वेस्ट भेजी, ये रिक्वेस्ट में क्या होएगा? इधर ये खाली जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होगा, इधर भी कुछ नहीं लिखा होगा, इधर भी कुछ नहीं लिखा होगा, ये खाली टेम्पलेट जाएगी, इंटरफेस इज अप, आईपी एड्रेस, नेट मास्क और स्पीड वाली गई। अब राउटर 37 से इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो क्या करेगा? इसको फिल करके मेरे पास इस फॉर्मेट में वापस ले आएगा। और फॉर्मेट मेरे लिए समझना तो बड़ा आसान नहीं, इनफैक्ट अगर राउटर की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखा जाए तो उससे भी ज्यादा आसान पड़ता है। इस तरह मैं अगर कहता हूँ ना, आप लोग क्या करते हैं? शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये करते हैं ना, और इस तरीके से आपको रिस्पॉन्स आता है। इसी तरीके से मैं अगर डेटा सीरियलाइजेशन का सहारा लेते हुए ये काम करूं, तो मेरे पास इस बिल्कुल इसी तरीके से फॉर्मेट में रिस्पॉन्स वापस आ जाता है। सर इसमें आपको आईपी इंटरफेस लिख के आएगा, मतलब एपीआई के थ्रू ये टेम्पलेट बनी होती है। टेम्पलेट में क्या होएगा? वेरिएबल होएगा, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू आगे खाली छोड़ी होगी। वैल्यू किसने पूरी करनी है? राउटर पूरी करेगा। एग्जैक्टली, एक्सेलेंट। ठीक है, वैसे तो इसका हमारे पास और भी काम है। अच्छा, इसको देखते हैं यार। सिस्को ने क्या किया है, उन्होंने ना इसकी कुछ लैब्स प्रैक्टिस करने के लिए सैंपल सिनेरियोज बनाए हुए हैं अपने डीएनए सेंटर के ऊपर। डीएनए सेंटर है सिस्को का एक कह लो एक लोकेशन पे, उन्होंने सारे इस तरीके से एसडीएन और सारे नेटवर्क सेटअप किए हुए। हम क्या करते हैं कि हम अपना एक इधर बैठ के ना, एक ऐप के थ्रू, वो ऐप है जी पोस्टमैन, पोस्टमैन के ऊपर बैठते हैं और हम एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं सिस्को के नेटवर्क के ऊपर। वो ओपन टू ऑल है, उस पर कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ, कोई इंक्रिप्टेड नहीं। वहां से क्या करता है कि मेरी एपीआई की रिक्वेस्ट आती है, और मेरा एपीआई का टास्क ये होता है कि सिस्को तुम्हारे इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो डिवाइसेस चल रहे हैं मुझे उनकी इन्फॉर्मेशन दो। तो ये मेरी एपीआई की रिक्वेस्ट जाती है और मुझे इसका रिस्पॉन्स वापस आता है। हमने ये लैब सिनेरियो भी इंप्लीमेंट करके देखना है। इस तरीके से मेरे पास एक रिस्पॉन्स आएगा, वो मुझे पूरी इंफॉर्मेशन बताएगा। और ये क्या है? राउटर किसने कहा था? कौन सा स्विच है? लैंड स्विच इथरनेट। भाईजान टाइप कौन सी है? देख के पता लग जाना चाहिए। अब आप लोग नेटवर्क इंजीनियर्स हो। कैटलिस्ट 9300, ठीक है, इट इज वन ऑफ द टॉप टियर स्विचेस जो मार्केट में अभी आपके पास अवेलेबल है। कैटलिस्ट 9300 स्विच। देख लीजिए। अच्छा, इस सारी अप्रोच का एक और भी बड़ा फायदा है आपको ना, जब आप ऑटोमेशन इंप्लीमेंट करते हैं, एसडीएन नेटवर्क सेटअप करते हैं, तो आपको ना इसकी एक जीयूआई बेस्ड डायग्राम भी मिल जाती है। सिस्को ने अपने डीएनए सेंटर के ऊपर ये पूरी सहूलत आपके लिए रखी हुई है कि देखिए ना, मेरी बात सुने। अब रियल टाइम पे आप एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हैं, आपके नेट से 200 राउटर्स लगे, क्या आपके पास कोई ऐसा इंटरफेस होता है जिसके थ्रू आप 200 के 200 राउटर की हेल्थ देख सकें, उनके प्रोटोकॉल देख सके, उनके ऊपर रन होने वाले आईपी देख रहे हो? नहीं ना, आपकी कुछ टोपोलॉजी तो बनी होती है, लेकिन आपके पास कोई ऐसा टेबल या चार्ट अवेलेबल नहीं होती। इसमें हमें एक बड़ी अच्छी ऑप्शन ये मिल जाती है कि हमें हमारा पूरा सेटअप मिल जाता है कि यार इतने डेवलपर्स हैं, ये इस सर्वर के ऊपर लगे हुए हैं, इस तरीके से आपके पास देखें जी इंफॉर्मेशन होती है पूरे अपने राउटर्स की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखें, डिवाइस का नाम, डिवाइस का आईपी एड्रेस, डिवाइस की फैमिली, क्या डिवाइस रीचेबल है या नहीं, क्या डिवाइस मैनेजेबल है या नहीं,
कंप्लायंस का क्या मतलब होता है कि यार अप टू डेट है टू लेटेस्ट ओएस या पैचेस वगैरह जो भी, हेल्थ को क्या इसकी स्कोर आ रहा है, फिर इसका मैक एड्रेस क्या है, आप सारा कुछ ये जीयूआई बेस्ड भी देख सकते हैं। आप अपने डिवाइस की इन्वेंट्री को इस तरीके से देख सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस बहुत है। अगर लेट्स से यहाँ पर कोई भी डिवाइस डाउन होता है तो बजाय मुझे पूरे अपने नेटवर्क के अंदर घूम के देख रहा होना पड़े, यार हम सबके ऊपर कमांडें देके शो आईपी इंटरफेस, शो ओएसपीएफ, शो स्टेटस वगैरह करके, मैं उसकी बजाय क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर आकर जीयूआई बेस्ड अप्रोच से देख के सारा काम कर सकता हूँ। और जो सबसे कमाल का फीचर है इसका, जो इसका मेन सेलिंग पॉइंट है, वो ये है कि इसके ऊपर हमें टाइमलाइन नजर आती है। टाइमलाइन बोले तो क्या, एक मेरे पास टाइम स्केल आ रही होती है, मैं देखता हूँ अगर इस इधर किसी डायग्राम के अंदर है, इट इज़ अ वेरी यूजफुल फीचर, ये मेरे ख्याल से है। हाँ ये देखो, रात को लेट्स से मेरे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पे 12 बजे जाकर कोई प्रॉब्लम आती है और कोई इस वक्त इंजीनियर मौजूद नहीं है, मैं इधर से क्या कर सकता हूँ, ऊपर से ड्रैग कर कर टाइम में वापस जाके देख सकता हूँ कि यार किस जगह पर प्रॉब्लम आई और उससे कौन कौन से लिंक्स और कनेक्टिविटी मेरी जो है वो अफेक्ट हुई। ये सब चीजें मैं यहाँ से देख सकता हूँ सिस्को के डीएनए सेंटर्स। तो ये है अब हमारी नई टेक्नोलॉजी, ये सिस्को का प्रोप्राइटरी है एग्जैक्टली। इसके ऊपर आप अपने हर तरह के नेटवर्क डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के, एक्सेस के, वायरलेस कंट्रोलर लगा सकते हैं, कोर के लगा सकते हैं, बैकबोन सेटअप कर सकते हैं, राउटर लगा सकते हैं, एक्सेस पॉइंट लगा सकते हैं आप, ठीक है, हर चीज आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो अब फ्यूचर में लोग प्रेफर करते हैं किस, और सबसे मजे की चीज ये भी है कि लेट से आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं ना, तो आप क्लिक के थ्रू यहाँ से प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। सोचें, इसने ऑब्वियसली दुनिया में काफी ज्यादा जो ऑन साइट इंजीनियर्स थे उनकी जॉबें ली, लेकिन एट द सेम एंड इसने काफी जॉब्स क्रिएट भी किए। किन के लिए, एसडीएन इंजीनियर्स या सिस्को डीनैक इंजीनियर्स जो हैं वो अब इसके ऊपर प्रॉपर काम करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करने लगे हैं, आप लोगों ने अगर ये लैब प्रैक्टिस करनी है तो इसका लैब मैनुअल में आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर शेयर करवा दूंगा, इसको मैं भेज दूंगा या आपको ग्रुप में शेयर कर देगा। लैब के लिए जो मैंने बताया था एपीआई की कॉल जनरेट करने के लिए या एपीआई को यूटिलाइज करने के लिए जो हम ऐप यूज कर, पोस्टमैन, अक्सर लोगों ने नाम सुना भी होगा पोस्टमैन का, पोस्टमैन है। आप लोग इसको अपनी अपनी लोकल मशीन्स के ऊपर डाउनलोड करके बड़े आराम से लैब जिस तरीके से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ आप कर सकते हैं। और एक दफ़ा ये लैब प्रैक्टिस कर लें, ये एक एनवायरनमेंट है। सिस्को के सैंडबॉक्स डीएनए सेंटर के ऊपर जाते हैं, लिख लें सैंडबॉक्स, तो आपके पास बेशुमार लैब सिनेरियोज हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनके राउटर, उनकी मशीन्स, उनके एसडीएन नेटवर्क के ऊपर कर सकते हैं। सब रिमोटली काम हो रहा होगा, ये काम रिमोटली हो रहा होगा, पोस्टमैन के थ्रू होगा। पोस्टमैन क्या करेगा, आपकी एपीआई की कॉल जनरेट करेगा और एपीआई का रिस्पांस भी आपको ला के देगा। तो टाइप ऑफ कह लें कौन से सेगमेंट पे फॉल करता है, ऐप वाले पार्ट के ऊपर फॉल करता है, ठीक है जी। लैब करें, अब जल्दी से देख लेते हैं इसको। ये देखो जी, ये थोड़ा डिफरेंस भी लिखा हुआ है। ट्रेडिशनल नेटवर्क मैनेजमेंट में क्या होता है, डिवाइसेस को आपने कॉन्फ़िगर किया होता है वन बाय वन एसएसएच कर कर, कंसोल कनेक्शन लगाकर, बाई जन राउटर लगाओ करो, ठीक है। फिर डिवाइसेस को मैन्युअली कॉन्फ़िगर करते हैं डिप्लॉयमेंट से पहले, डिप्लॉयमेंट बोले तो जब भी कोई चीज़ रन कर रहे हो तो उससे पहले आप इनको कॉन्फ़िगर करते हो। फिर आपकी जो पॉलिसी होती है वो हर डिवाइस के ऊपर आपने मैनेज की होती है और आपने मेक श्योर करना होता है कि जो दूसरा डिवाइस है उसके ऊपर भी सेम लेवल ऑफ पॉलिसीज चल रही है, वरना वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन ही नहीं बनाएंगे, ठीक है। फिर आपकी जब नई भी डिप्लॉयमेंट आती है, लेट्स से यार राउटर 1 2 3 लगा हुआ है, दरमियान में एक राउटर अटैच करना है, कितना अजाब होता है। पहले पूरे नेटवर्क को हॉल्ट करना पड़ता है, आपके ऑपरेशंस जितने चल रहे होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, फिर आप नया डिवाइस ऐड करते हो, इसके अलावा मैन्युअल लेबर रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और इससे इन टर्न इस सबसे वही बात जो स्टार्ट पे की थी, एरर और फेलियर का चांस जो है जब ह्यूमन इन्वॉल्व हो जाता है किसी भी चीज के अंदर तो वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। डीएनए सेंटर बेस्ड नेटवर्क मैनेजमेंट का क्या फायदा है, डिवाइसेस सेंट्रली मैनेज होते हैं। सेंट्रली मैनेज होने का मतलब एक जगह पर बैठकर सारे डिवाइसेस वहां से मैनेज हो जाते हैं, यानी एक कंट्रोलर पर बैठकर सारे डिवाइसेस वहां से मैनेज हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें आपके पास जीयूआई बेस्ड अप्रोच आ जाती है और वो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ या अपने किसी भी राउटर के साथ कम्युनिकेट करना है एपीआई के थ्रू कर सकते हैं आप इजीली। तो एपीआई और जीयूआई बेस्ड अप्रोच जो आपके पास आती है,
दिस कम्स इन द डीएनएस सेंटर, ठीक है सर बस इन लोगों माजरत सर इन लोगों को बता दीजिएगा कि नेक्स्ट लेक्चर वायरलेस का है मेरा, वो मैंने खुद आखिरी अपना रखा हुआ था, तो वायरलेस का लास्ट लेक्चर इंशाल्लाह परसों। ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी। ऑनलाइन वाले काइंडली एक अनाउंसमेंट सुन लें, सर हरून का वायरलेस का लेक्चर होएगा लास्ट, जो मेरे ख्याल से आपकी अब अगली क्लास वेंसडे को है, वेंसडे को आपका वायरलेस का लेक्चर होएगा जो सर हरून कराएंगे, ठीक है। तो अच्छा, हमारी डिस्कशन हो रही थी क्या ट्यूसडे को, नहीं मुझे क्या पता, वो तेरी क्लास हुई, हमारी तो बाकी चलती रहेगी नॉर्मल। अच्छा जी, ये स्लाइड है, चलो मैं स्लाइडें सेंड कर दूंगा, लेकिन इस स्लाइडों में से सारी चीजें आपके लेवल की नहीं है, कुछ सीसीएनपी लेवल की भी है। सीसीएनपी में भी ऑटोमेशन होती है, वो जरा थोड़ी एडवांस होती है, उसमें आप वाकई ही पाइथन स्क्रिप्टेड बना के राउटर पे अपलोड करके चेक करते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना, हैंड्स ऑन में आपके पास कोई स्क्रिप्ट या कोई इस तरीके से मैनेजमेंट नहीं आती, एपीआई का बस बेसिक पता होना चाहिए। हाँ, उसमें आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है ये सारा कुछ। हाँ, इतना तो आप कर सकते हो इजीली। डीएनएस सेंटर को जाके थोड़ा एक्सप्लोर करो, थोड़े उसके फीचर्स देखो, उसके सेलिंग पॉइंट्स देखो, ये सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह पढ़ो कि यार सारे फायदे उसके क्या हैं, कि आप एक जगह से बैठ के मॉनिटर कर सकते हैं, सबको एक स्टैंडर्ड के ऊपर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको उधर से रेक्टिफाई कर सकते हैं। मैंने बताया टाइमलाइन वाला फीचर डीएनएस सेंटर का सबसे कमाल का फीचर, कि आप बैक इन टाइम जाकर कभी भी जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम में प्रॉब्लम आती है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो कि यार ये प्रॉब्लम आई कहाँ से और इससे कितने मेरे लेट से लिंक्स इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन हम वहां पर बैठ के किस तरह प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकते हैं? यार देखो ना, लेट से प्रॉब्लम है जी, मैंने कॉन्फ़िगरेशन मेरी गलती हो गई, या अक्सर औकात ऐसे होता है कि मेरा राउटर जो है वो ओवर हीट हो गया, या उसका कोई कंपोनेंट अंदर से डैमेज हो गया। तो अगर कंपोनेंट डैमेज होता है तो बजाय कि आप पहले जाके खोल के देखो, आपको यहाँ से पता लग जाता है। तो अब आपको अपना ऑब्जेक्टिव पता लग गया, अब आपने सिर्फ जाके वो काम करना होता है, या उसकी जगह आप राउटर रिप्लेस कर देते हैं या उसको ठीक कर देते हैं। हाँ, उनकी तरफ से हमें मिल जाता है कि, लेकिन फर्क ये होता है कि वो तो सिमुलेशन थी ना, पैकेट ट्रेसर के ऊपर आप एक्चुअल राउटर्स तो नहीं होते थे, यहाँ पर एक्चुअल राउटर्स होते हैं और आपको नजर उस तरीके से आ रही है। हाँ, जब तक हम उनको रिमूव ना कर दें, ऐसे ही। एक्सेलेंट, वेरी गुड, ठीक है जी। अब पोस्टमैन के ऊपर चलते हैं और एक बेसिक सी छोटी सी लैब देखते हैं इसकी। ये है जी यार पूरा आपका लैब मैन्यूअल, कि लैब आपने किस तरीके से करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि 2 एपीआई की कॉल्स करनी है। पहली कॉल करनी है सिस्को के साथ, उसमें वो आपको एक ऑथेंटिकेशन टोकन देगी कि हाँ भाई तुम मेरे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एंटर हो सकते हो। वो टोकन को इस्तेमाल करते, टोकन समझे आपके पास आपकी चाबी आ गई, वो चाबी इस्तेमाल करते हो आप सेकंड कॉल देते हैं जिसके ऊपर आपके लॉक ओपन होता है, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है। तो 2 एपीआई कॉल्स हम करें सिस्को के डीनेट सेंटर के ऊपर और उनसे मांग रहे हैं कि हाँ भाई तुम बताओ कि मुझे तुम्हारे नेटवर्क के ऊपर क्या चल रहा है। ये उन्होंने ओपन रखी है लैब, एनीबॉडी कैन डू दिस लैब। मैंने बताया जो एपीआई की कॉल के लिए मैं टूल यूज कर रहा हूँ या ऐप यूज कर रहा हूँ, वो है मेरे पास पोस्टमैन। आप पोस्टमैन ओवर द इंटरनेट फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आपके पास सिवाय इस लैब के बेशुमार और एपीआई कॉल्स और चीजें और फीचर्स आपके पास अवेलेबल। खैर, पोस्टमैन ओपन करते ही मेरे पास इस तरीके से तो नहीं आएगा, होम आता है मेरे पास। मैंने क्या करना है, अपनी एक वर्क स्पेस क्रिएट करनी है। ये कहीं लिख लेता जिसमें ना एक अपना भी मिला कि मैंने एक खोलने के बाद पोस्टमैन क्या करना है, आई नीड टू क्रिएट अ वर्क स्पेस। क्लाउड की तरह आप कह सकते हो सेंट्रलाइज कंट्रोल जीयूआई बेस्ड। मैंने किया जी क्रिएट वर्कस्पेस और वर्कस्पेस को अपना नाम दे देता हूँ। मैं लेट्स से कह देता हूँ जी CCNA ट्यूटोरियल का नाम दे देता हूँ। आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं। समरी का मतलब होता है अगर आपके इस प्रोजेक्ट के ऊपर या वर्कस्पेस के ऊपर मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं तो या उनको बताने के लिए या अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए कि जी हम क्या करने लगे हैं 2 API कॉल्स, तो ये आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर एक समरी ब्रीफ सी ऐड कर सकते हैं। विजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कौन इस वर्क स्पेस के ऊपर काम कर सकता है। क्या ये मैं अकेला इसके ऊपर काम कर रहा हूँ या मैं लेट्स से इन 2-3 बंदों को भी ऐड करना चाहता हूँ अपनी वर्क स्पेस के अंदर, या पब्लिक करना चाहता हूँ, कोई भी मेरे एपीआई की कॉल्स और मेरे रिस्पॉन्सेज को व्यू कर सकता है। तो अभी मैं सिर्फ इसको पर्सनल एक्सेस दूंगा बिकॉज मैं ये लैब कर रहा हूँ, मैंने किसी टीम मेंबर को या किसी पार्टनर या किसी डेवलपर को अपने साथ ऐड नहीं किया। तो मैं इसको क्लिक करने के बाद अपनी एक वर्क स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ।
अब मेरी वर्क स्पेस ओपन हो गई। इधर मेरी वर्क स्पेस के नाम के साथ ही मेरे पास ऑप्शन आ रही है न्यू की, इसको लिख लें अपने पास कि वर्क स्पेस टॉप लेफ्ट के ऊपर ऑप्शन आ रही है न्यू की। न्यू को प्रेस करने के बाद मैंने HTTP रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करना है, क्योंकि मेरी HTTP की रिक्वेस्ट मेरे API के थ्रू जाएगी और उसी का रिस्पॉन्स मुझे आएगा। खैर मैंने HTTP रिक्वेस्ट को सिलेक्ट किया और अब मेरे पास इस तरीके से ये पेज पूरा ओपन हो जाता है। इसको समझते हैं यार, किसी बंदे को बेसिक HTTP की रिक्वेस्ट का आइडिया है? कौन कौन सी रिक्वेस्ट होती है? गेट की रिक्वेस्ट क्या करती है? लेके आती है इंफॉर्मेशन। पुट की रिक्वेस्ट क्या करती है? पोस्ट की क्या करती है? अपडेट करती है जो ऑलरेडी कोई चीज होती है। डिलीट क्या करती है? बस ये चीजें, ये रिक्वेस्ट है जो आपके पास HTTP की रिक्वेस्ट होती है। HTTP क्या होता है, आइडिया है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्यों यूज होता है? ये तो नहीं, वो HTTPS होता है, वो सिक्योर प्रोटोकॉल होता है, सिक्योर करने के लिए नहीं होता। यार मेरी बात सुनो, जब लोगों ने वेब पेजेस और वेबसाइट्स बनाई होती हैं फ्रीली ओवर द इंटरनेट, आपने उनको एक्सेस करना है, तो उनको एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल आप यूज करते हैं वो HTTP होता है। क्या मतलब? आपसे आपका जो भी वेब पेज आप एक्सेस करें उसके दरमियान एक टनल बनाने के लिए HTTP यूटिलाइज होता है, ठीक है। अब HTTP प्रोटोकॉल एक तो आपका सबसे पहले आपका और आपकी वेब पेज का कनेक्शन बनाता है। अगर HTTPS डाल देते हैं तो वो ताला देखा ना ब्राउजर के साथ आ रहा होता है, वो ये शो करता है कि अब ये जो चैनल बनाया है मैंने किसके दरमियान, वेब पेज और मेरे रिक्वेस्ट के दरमियान, वो सिक्योर्ड है। अगर खाली HTTP यूज करता हूं तो वो सिक्योर्ड नहीं होता। क्या मतलब? कोई भी तीसरा या चौथा बंदा आकर उसको, हाँ, उसके दरमियान आकर मेरी इंफॉर्मेशन जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। लिहाजा जो भी बैंकिंग साइट्स होती हैं या आपके पास जिधर कहीं आपका लॉगिन या पासवर्ड होता है वो HTTPS यूज करती है, ताकि आपका और आपके वेब पेज का कनेक्शन जो है बना हुआ है वो सिक्योर्ड कनेक्शन, ठीक है। ये HTTP का काम होता है। अब अगर गेट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, इसका मतलब है मैं HTTP की टनल के थ्रू क्या मांग रहा हूँ उससे, कुछ रिक्वेस्ट मांग रहा हूँ, वो मुझे कुछ ला के देगा वापस। अगर मैं पुट या पोस्ट करना चाह रहा हूँ वो कुछ वहां पर जाकर सबमिट कराएगा, और डिलीट करना चाह रहा हूँ तो वो कुछ डिलीट करेगा। तो ये बेसिक HTTP के वर्ड्स हैं जो आपके इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैं अपने लैब मैनुअल की तरफ जाके देखता हूँ। बिल्कुल मैं इस तरह लैब करूंगा जिस तरह आप लोग करें। पहले मैंने अपना वर्ब गेट से पोस्ट पे चेंज करना है। क्यों? मैंने उसको बताना है सिस्को को कि यार मैं तुम्हारे सेंटर के ऊपर आ रहा हूँ तो मुझे तुम टोकन दो वैलिडेशन के लिए। वो मुझे इंक्रिप्टेड टोकन देगा, मुझे उसको डीकोड नहीं करना या मुझे उसको नहीं देखना। वही जो मुझे इंक्रिप्टेड टोकन देगा वही मेरी चाबी बन जाएगी और उससे मैं अपना लॉक खोलकर इन्फॉर्मेशन सारी उससे मांग लूंगा। तो पहली API की कॉल करते हैं जरा, और यहाँ पर मैंने अपना वर्ब जो है इधर मैं देखें गेट से पोस्ट पे चेंज कर लूंगा। अब वो कहता है ठीक है HTTP की रिक्वेस्ट भेज दो। जब आपने कोई वेब पेज खोलना होता है आप क्या करते हैं? URL एंटर करते हैं ना, उसका जो एड्रेस होता है। यार वेब पेज का एड्रेस गूगल होता है, अब फेसबुक के ऊपर करते हैं तो वो उसका एड्रेस होता है कि भाईजान रिक्वेस्ट भेज रहे हो या कनेक्शन बना रहे हो तो किसके साथ बना रहे हो, एड्रेस तो दोगे। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, हमें सिस्को नहीं बताया हुआ कि यार अगर हमारे तुम टोकन के साथ कनेक्शन बना के टोकन लेना चाहते हो तो ये तुम्हारे पास तुम्हारा URL है, इसको यूटिलाइज करो। मैं ये URL इधर पेस्ट कर देता हूँ, स्पेस के बगैर करना है, ठीक है। और मेक श्योर करना है URL में कोई गलती ना हो। भाई ये तो ऐसी है ना, आपको बनना कि यार घर 225 के ऊपर आ रहे हो और आप 229 के ऊपर चले जाए तो आपको इन्फॉर्मेशन तो नहीं वहां से मिलेगी ना। तो एड्रेस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए आपका, जो आपका URL है। खैर इसको मैंने इधर एड्रेस दे दिया और अब मैं देखता हूँ कि मैंने क्या करना है, अपनी ऑथराइजेशन को बेसिक ऑथराइजेशन पे कन्वर्ट करना है। यहाँ पर पैरामीटर के साथ मेरे पास दूसरी ऑप्शन आ रही है ऑथ, तो मैं इसको क्लिक करूंगा और यहाँ से वो कहता है कौन सी टाइप ऑफ ऑथराइजेशन तुम अपनी रिक्वेस्ट के दरमियान इंप्लीमेंट करना चाहते हो। मैं कहता हूँ यार तुम बेसिक ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट कर दो। कहते हैं ठीक है। साइड पे वो कहता है कि तुम्हें अब टोकन लेने के लिए सिस्को का यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो वो सिस्को ने हमें खुद ही प्रोवाइड किया। इनफैक्ट मैंने जब सिलेक्ट किया तो देखें डेवनेट यूजर, डेवनेट डेवलपर नेटवर्क यूजर, डेवनेट यूजर, और पासवर्ड है जी सिस्को 123 एक्सक्लेमेशन मार्क। ये सिस्को ने लिखा भी हुआ अपनी साइट के ऊपर, ये इधर मैंने लैब मैनुअल के अंदर भी डाला हुआ है। और आपने सिर्फ इसको पुट इन करना है इधर। 4 काम किए। क्या किए? गेट से पोस्ट किए, एड्रेस डाला है किधर पहली API की रिक्वेस्ट भेजनी है। दूसरा काम किया है ऑथराइजेशन को बेसिक ऑथराइजेशन के ऊपर सेट कर दी और यूजर ने पासवर्ड दे दिया। करने के बाद
मैंने क्या करना है, प्रेस कर देना जी सेंड। जब मैं ये सेंड करता हूं तो नीचे आप देखिए मुझे एक टोकन आ जाता है। और सबसे मजे की बात, टोकन मुझे किस लैंग्वेज के अंदर आया, इधर देखें JSON के अंदर आया। मैं इसको XML में देखना चाहूँ तो मैं उस तरह भी कर सकता हूँ, मैं इसको HTML में देखना चाहूँ तो मैं इस तरीके से भी देख सकता हूँ। ये है डेटा सीरियलाइजेशन, कि मेरी रिक्वेस्ट गई और मुझे डेटा सीरियलाइज्ड फॉर्म में वापस आके मिला। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये टोकन का क्या मतलब है। मैं क्या करूंगा, ये टोकन मुझे चाबी मिल गई, मेरा गर्ज नहीं है चाबी किसकी है, मैंने बस इसी को लॉक ओपन करने के लिए यूज कर। मैं क्या करता हूं कि मैं इस टोकन को इन्वर्टेड कॉमर्स छोड़कर बाकी सारे टोकन को अपने पास कॉपी करके रख लेता हूं और अब एक नई रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इधर ये प्लस साइन आ रहा है मेरे पास, पहली एपीआई कॉल के लिए मैंने ये वाला यूज किया, अब एक नई एपीआई कॉल के लिए मैं दोबारा से एक ओपन करता हूँ रिक्वेस्ट का पेज। यहां पर मैंने क्या करना है, आप मुझे बताएं, मुझे कुछ मिल गया है, मैं क्या करूंगा, अब गेट करूंगा। एक्सीलेंट, गेट करूंगा। क्यों गेट करूंगा, पोस्ट किया था, कहा कि यार तुम मुझे टोकन दे दो, उसने टोकन दे दिया। टोकन, अब मैंने टोकन को हाँ पुट करूंगा और उससे क्या होएगा, कुछ मुझे वो इंफॉर्मेशन वापस देगा। तो इसीलिए मैं इसको गेट में कन्वर्ट कर दूं मैंने, और ये बाय डिफॉल्ट गेट के ऊपर है। अगर मैं इसको भी चेंज करना चाहूँ मैं इसको गेट करके चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक नया रिक्वेस्ट का पेज ओपन करता हूँ, मैं इसको गेट रखता हूँ, और अब गेट करने के लिए जो मेरा यूआरएल है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, खैर ये मेरा यूआरएल है जो मुझे मेरे नेटवर्क डिवाइस तक लेके जाएगा। मैंने अपने नेटवर्क डिवाइस का यूआरएल डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, अभी काम मेरा खत्म नहीं हुआ, पहले कोई और था। टोकन लेने के लिए मुझे किसी और यूआरएल के ऊपर रिक्वेस्ट में टोकन उसने दे दिया, मेरा यूजर नेम पासवर्ड वैलिडेट कर लिया, मेरी ऑथराइजेशन देख ली, अब मेरे पास टोकन आ गया। ये तो ऐसे नहीं यार, मेन गेट पे जाते हैं तो टोकन आपको क्लास का वहां से मिलता है दानिश से, और फिर आप इधर आते हैं और यहाँ पर गेट पे देते हैं ना टोकन क्लास में एंटर होने से पहले। यही चक्कर है इधर, दो एपीआई की कॉल्स, समझ लगी। अब मैंने क्या करना है, उसके बाद मैं ये करूंगा कि मैं एक हेडर की ऐड कर देता हूँ, एक वेरिएबल और की ऐड कर देता हूँ कि यार चाबी डालने के लिए कोई जगह है। उसके लिए इधर देखिए मेरे पास हेडर की ऑप्शन आ रही है, मैं हेडर में जाता हूँ और मैं हेडर को की दे देता हूँ। की में मैं इसको कहता हूँ जी एक्स ऑथ टोकन, यार ये मुझे टोकन मिला था एक्सटेंडेड ऑथराइजेशन का टोकन। एक्स ऑथ का मतलब होता है एक्सटेंडेड ऑथराइजेशन, ये लिख लें अपने पास, ऐसे लिखा जाएगा। की है ना, नाम है एक्स ऑथ टोकन, ये लो ए कैपिटल टी कैपिटल एक्स, इसी तरीके से लिखा जाएगा। की का नाम जो है इसी तरीके से लिखा जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, खुद इसे सोचें, जो टोकन की वैल्यू। एक्सेलेंट, वेरी गुड। मैं क्या करता हूँ, इधर वैल्यू में जाकर पेस्ट कर देता हूँ। एक सेकंड, इसको नहीं पेस्ट करना, इसको पेस्ट करता हूँ, दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ इसको मैं अपने पास, इन्वर्टेड कॉमर्स को छोड़कर। ये माइंड में याद रखना, कोई और लेटर ना रह जाए आपके पास, वरना की आपकी पूरी की पूरी गलत होगी। यहाँ पर लाकर मैंने इसको खैर पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, एक्सीलेंट हो गया। की डाल गई, उसकी वैल्यू हो गई। वर्ब हमने चेंज कर दिया, पोस्ट से गेट कर दिया, और यूआरएल उसका वाला डाल दिया। दैट्स इट। अब मैंने करना है सेंड, और मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। दोबारा से रिपीट करते हैं, क्या किया सबसे पहले, सेकेंड एपीआई कॉल की बात हो रही है, गेट किया, उसका यूआरएल डाला, उसके बाद क्या किया, हेडर में जाकर एक की डाल दी, और की की वैल्यू वो थी जो हमें पिछली रिक्वेस्ट में टोकन हमें जो मिला। ठीक है, टोकन का क्या मतलब है हमें नहीं पता। मैंने सेंड का लफ्ज प्रेस किया, और जब मैं सेंड करता हूँ देखिए मुझे क्या रिस्पॉन्स आ गया। ये देखिए, इसको अब मैं पढ़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, वो कहता है कि ठीक है, तुमने अगर मेरे इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि मेरे नेटवर्क एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। सिस्को कैटलिस्ट 9000 स्विच चल रहा है मेरे पास, ये देखो, ये मेरा वर्चुअल स्विच चल रहा है। ये देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन उसने अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की ला के आपको देख ली। इसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपको सारी समझ भी आएगी। ये देखें, सीरीज उसने बताई हुई है, उसने पोर्ट्स बताई हुई है, अप टाइम बताया हुआ है, वर्जन बताया हुआ है, ए टू जी उसके नेटवर्क की जो डिटेल्स हैं वो आपको सारी मिल गई। डिवाइस की इन्वेंट्री जिसको कहते हैं, ये काम किया है। 2 एपीआई की रिक्वेस्ट भेजी है, एक सैंपल सिस्को के एनवायरनमेंट के ऊपर जो उन्होंने बना के भेजा, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। जिस तरह से अभी मैंने ये गेट की रिक्वेस्ट भेज के डिवाइस इन्वेंट्री मंगवाई है ना, मैं यकीन माने JSON के अंदर इधर एक कोड लिखता हूँ जिसमें मैं OSPF चला रहा हूँ,
और मैं यहाँ से क्या करूंगा, यूआरएल किसका दे दूंगा, राउटर का, जिसके ऊपर मैंने ये चलाना है, और सेंड करूंगा तो ये राउटर के ऊपर जाके चल जाएगा। डिलीट करना चाहूंगा तो क्या करूंगा, इधर डिलीट कर दूंगा और फिर दोबारा सेंड करूंगा, वो उसको डिलीट कर देगा राउटर से। साथ में अगर मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ तो मैं राउटर को एक्चुअली कनेक्ट करके भी देख सकता हूँ, उधर शो SPF स्टेटस करूंगा तो वो मुझे पूरा सारा इन्फॉर्मेशन ला देगा, रियल काम जिस तरह होता है। ये पूरी ऑटोमेशन। अभी तो यार मैंने लिटरली, मुझे एक लेक्चर मिला था और मुझे पता है काफी लोग कह रहे हैं बड़ा आपने जल्दी जल्दी में इतनी ज्यादा नई नई टर्म्स बता दी हैं, लेकिन इसके ऊपर अगर मुझे लेक्चर तसल्ली से कराने का मौका मिले तो यार मेरे ख्याल से 6-7 क्लासें तो लग जाती होती है इसके ऊपर। और अगर बात करें इसका फ्यूचर ट्रैक क्या है, तो भाईजान जिस तरह सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट है, उसी तरीके से डेवलपर नेटवर्क एसोसिएट है, ठीक है। डेवनेट जो सर्टिफिकेशन है, डेवऑप्स है ऑपरेशंस की डेवलपमेंट, डेवनेट है नेटवर्क की डेवलपमेंट, उसमें ये सारी चीजें फॉलो होती है। सब इसमें लैंग्वेजेस आ जाती हैं, स्क्रिप्टिंग आ जाती है, पाइथन आ जाती है, और ऑटोमेशन की इस तरह टूल्स के थ्रू आप ये सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। वो कोर्स 2-3 महीने का ही होता है, डेवनेट एसोसिएट है नाम उसका, सिस्को डेवनेट डेवलपर नेटवर्क एसोसिएट कोर्स का नाम। इसी तरह हो रही है तो हमारा जो कंसोल के साथ ऑपरेट्स को वेबसाइट्स को हम लोग जो कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो नहीं काम नहीं, वो काम किया है। देखो मेरी बात सुनो, एक दफा इतने बड़ा सेटअप पे आपका कंट्रोलर लग जाता है तो फिर तो उस एक पे जाके तो नहीं है, लेकिन मेरी बात तो सुनो ना, अगर ये ना सीखा होता तो क्या पता होता कि बैकएंड के ऊपर OSPF चलता किस तरह से, या एक्चुअल कमांडें क्या होती हैं OSPF को चलाने के लिए। नहीं, ये पहले पता होना जरूरी है। अब फ्यूचर डेफिनेटली इसका ये है कि अब आपको इसके थ्रू काम होता है, आपका कंट्रोलर के थ्रू। भाई दुनिया में अब टाइम इज करेंसी, किसी बंदे के पास ये टाइम नहीं है कि वो मैन्युअली जाके कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू करे। SSH वाला भी काम करे, SSH कर ही रहा हूँ तो मैं उसकी CLI एक्सेस में जाकर काम कर रहा हूँ ना। अगर मुझे उसका हाँ पोस्टमैन उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ फ्रॉम माय API। प्रोग्रामिंग यार देखो, जो लोग प्रोग्रामिंग से भागते थे उनके लिए ये एक बड़ी अब कह लो है डिसएडवांटेज कि आप प्रोग्रामिंग हर जगह पर, क्लाउड में भी आ जाओ प्रोग्रामिंग है, आप डेवऑप्स के अंदर भी आ जाओ, डेवलपर ऑपरेशंस जो है, आप डेवनेट के अंदर भी आ जाओ तो प्रोग्रामिंग आ गई, क्योंकि प्रोग्रामिंग ने आपका काम को कंडेंस कर दिया। लिहाजा एवरीवन इज यूजिंग प्रोग्रामिंग को। यार कितना टाइम लगता है, इतनी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए वो महीने में आप सीख लेते हो जितनी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। किसने आपको कहा यहाँ पर क्लासेस बनाओ या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लगाओ या मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेवल तक जाके सीखो। बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए बस, और वो हर बंदे को आनी चाहिए। 2-3 लैंग्वेजेस तो हर बंदे को ग्रिप होनी चाहिए, चाहे वो जिस मर्जी लाइन के ऊपर है। भाईजान ये लाइन का कॉन्सेप्ट तो था ना, ये पुराने जमाने में होता था कि भाई मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ या मैं सिस्टम इंजीनियर हूँ। अब भाई आपको सब कुछ आना चाहिए, तो तभी आप कुछ मान सकते हैं। आप देखें ना, मैं उधर क्लाउड भी पढ़ाता हूँ, इधर नेटवर्किंग भी कराता हूँ, साथ में डेवऑप्स भी करता हूँ, सिस्टम की भी चीजें आती हैं, AI मशीन लर्निंग भी मैंने की हुई। तो ये सब आपने अगर फ्यूचर में अपने आप को अप टू डेट रखना है तो ये चीजें, अगर आप डेवनेट एसोसिएट प्रोफेशनल जिस तरह CCNA CCNP है उस तरह डेवनेट एसोसिएट डेवनेट प्रोफेशनल है, आप ये सर्टिफिकेशन करते हैं तो आपके आने वाले 15-20 साल सिक्योर्ड होते हैं। CCNA तो यार वो जो 20 साल पहले लोग कर रहे थे उन्होंने उससे जितना फायदा उठाना था वो उठा लिया। मार्केट में अब आप हर बंदे से पूछते हो ना, उसने CCNA किया, लेकिन वो जरूरी है, ये आपका लाइफ का सबसे पहला स्टेपिंग स्टोन है। ABC सीखते हो तो आगे जाके सेंटेंसेस बनाते हो ना, तो ये आपकी ABC है, यहाँ पर रुक नहीं जाना। CCNA करने के बाद ये नहीं कहना बस भाई मैंने बहुत कोई काम कर लिया। CCNA हर बंदे को आता है, इसको भी आता, ये अभी इसने शुरू किया हाँ उसका देखो खत्म नहीं होने वाला, लेकिन इसको मैंने अपने साथ क्लाउड के अंदर डाला। ये भी इसी तरीके से आप लोगों के साथ तरह क्लास में बैठा हुआ था, ये जरा बोल ज्यादा रहा था तो मैंने इसको ना कहा तुम इधर आके बैठ जाओ। उसके बाद से फिर जो है फिर ये पक्का ही हो गया, वो इनको याद है तो हाँ क्या हुआ, मैंने CCNA CCNP किया हुआ है, डेवनेट एसोसिएट डेवनेट प्रोफेशनल किया हुआ है, AWS किया हुआ है, Azure किया हुआ है, GCP किया हुआ है। डेवनेट यार उसकी ट्रेनिंग मैं 1-to-1 कराता हूँ, अभी ग्रुप ट्रेनिंग उसकी कोई अनाउंस नहीं हुई, ग्रुप ट्रेनिंग नहीं हुई। आगे आने वाले फ्यूचर में इंशाल्लाह डेफिनेटली बता सकते हैं हमें CCNA उसके बाद CCNA और CCNP तो पक्का करो, उसके बाद फिर डेवनेट एसोसिएट करो, साथ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो और थोड़ा बहुत क्लाउड के ऊपर काम सीखो। क्लाउड को नहीं छोड़ना, क्लाउड तो वैसे भी आप लोग मेरे ख्याल से पढ़ रहे हैं। कौन सा क्लाउड पढ़ रहे हैं आप? GCP पढ़े और ये सारे Azure पढ़े, सरासिर से पढ़े, ठीक है तो बेहतरीन है।
3 क्लाउड है यार दुनिया के टॉप 3 अभी तक, AWS, Azure, GCP, तीनों आने चाहिए आपको। अगर कोई सिक्योरिटी की फील्ड में जाना चाहता है यार सिक्योरिटी की फील्ड में जाना चाहता है तो फिर भी आपको क्लाउड के बेसिक्स और ये चीजें आनी चाहिए। अगर आप AZ-104 किया हुआ ठीक है, देखो क्योंकि क्लाउड की भी सिक्योरिटी होती है। देखो मैं अभी अपना नंबर शेयर करता हूँ, देखो नेटवर्क एनवायरनमेंट होता है ना, नेटवर्क एनवायरनमेंट पहले डिप्लॉय करते हो, फिर उसकी सिक्योरिटी आ जाती है। इसी तरीके से क्लाउड एनवायरनमेंट डिप्लॉय करते हो, फिर क्लाउड की सिक्योरिटी आ जाती है। इसी तरीके से जिधर भी जहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करोगे ना, सिक्योरिटी ने हर जगह पर रहना है। सिक्योरिटी इज वो भी एक एवर ग्रोइंग फील्ड है जिसमें खत्म कभी नहीं होता। लेकिन अब ये तुमने सोचना, तुमने क्लाउड सिक्योरिटी में काम करना है, नेटवर्क सिक्योरिटी में काम करना है, एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी के अंदर जाके काम करना है, ये अब लाइन तुमने अपनी डिसाइड करनी। सर अगर लैंग्वेज में लोगे सीखे तो पाइथन सबसे आसान, सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड पाइथन। पूरे क्लाउड में, पूरे डेवऑप्स के अंदर, इधर डेवनेट के अंदर यूज ही पाइथन हो रही है क्योंकि वो इतनी यूजर फ्रेंडली है। यार बहुत आसान है ये यार। मैं अपना इधर नंबर मेरा चैट पे लिखता हूँ, मैं इधर भी अपना नंबर लिखता हूँ। अगर कभी कोई आपने काउंसलिंग वगैरह लेनी हो या कोई चीज़ या पाथ डिसाइड करना हो तो आप डेफिनेटली मेरे से रब्ता कर सकते हैं। AWS की क्लास, यार AWS की क्लासेस सैटरडे और संडे को होती है 9:30 से 11 बजे, उसके साथ GCP फ्री ऑफर हो रहा है। और अभी उसके सिर्फ 2 इंट्रोडक्शन लेक्चर्स ही हुए हैं। सैटरडे संडे को क्लास होती है ऑनलाइन। हाँ ये वाला दे दो, और व्हाट्सएप ये इधर बोर्ड के ऊपर भी लिख दो, व्हाट्सएप मुझे क्या पता मार के काम पर उधर ही पड़ा। तो बस मेरी टिप ये याद रखनी है, मेरी भी एज को इतनी ज्यादा नहीं है, मैं 20 ईयर्स का, ठीक है 20 ईयर्स का। तो ये लाइन ऑब्वियसली जो सर हरून है वो मेरे फादर हैं बेसिकली। तो बचपन से ही घर में एक मेरा कहने राउटरों के साथ ही मैं भी बड़ा हुआ हूँ, तो मेरा उस तरह से क्या हुआ, डॉक्टरी में जाने का आपके मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता था। लेकिन फिर मैंने ये सोचा बैठ कर कि यार 15 साल मैं बैठकर मेडिकल फील्ड में काम करूंगा और फिर जाकर मुझे कोई रिटर्न्स आएंगे। तो मैंने जब इधर 15 साल की उम्र से काम स्टार्ट किया, मैंने अपनी मेरी 6 कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब्स भी हो गई हैं, मेरी अपनी कंपनी है, मेरे अपने 100 के करीब एम्प्लॉयज है, मेरा अपना सॉफ्टवेयर हाउस है। ये सब चीज़ें अगर मैं मेडिकल की लाइन में होता तो मुझे रिटर्न्स पता नहीं 20 साल बाद जाकर मिलते। तो ये मैं कहूँगा क्योंकि मैं भी ये समझता हूँ आप लोगों ने अभी CCNA से स्टार्ट किया, आप लोग भी सारे यंग हैं, एक जगह पर रुकना नहीं है। हमारी फील्ड पे आ गए हैं ना, तो इसमें कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ता है। हजारों ऐसी चीजें जो मुझे अभी नहीं आती, मैं रोज सीखता हूँ बैठ के, मैं लर्न भी करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, अपना काम भी करता हूँ, अपना बिजनेस भी करता हूँ। तो आप लोगों का ये माइंडसेट होना चाहिए कि जो नई चीज आ रही है और नए ट्रेंड के ऊपर आना है, वो जो 20-30 साल पुराना ट्रेंड है वो छोड़ दें, अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करें। देखें आप ज्यादा ईयर सर्वाइव करेंगे मार्केट के अंदर। जॉब तो यार ऐसे मिलती है, काम चीज सही की हो तो। यही तो मसला है, हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो एक रेशो होती है ना, 20% कामों से 80% आउटकम होती है, ठीक है। हम वो काम छोड़ के जो रह जाता है ना 20%, 80% काम करके 20% आउटकम के ऊपर फोकस करते हैं। ये बस माइंडसेट की गेम है टोटल आप लोगों की। AWS की टाइमिंग है यार 9:30 से 11 बजे सैटरडे संडे शाम रात के टाइम ऑनलाइन होगी, ओनली रिमोट क्लासेस हैं आपके पास अवेलेबल। 516+1+1 डालना तुमने एरिया कोड, क्या हो गया प्लस उधर से डाल आगे। ठीक है जी यार, आप लोग इंशाल्लाह, आप लोगों को इजाजत है, आप लोगों का ऑटोमेशन का सेशन, शेयर करवा दीजिएगा ग्रुप में। स्लाइडें और पोस्टमैन की जो लैब का मैनुअल है, ये दोनों चीजें मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर करूँ। थैंक यू सो मच यार। और वंस अगेन मुझे पता है नई चीजें हैं, काफी ज्यादा टाइम में जो ऐसी समझ भी नहीं आएगी, लेकिन स्लाइडों को देखना, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो मेरे पास आ सकते हैं, मैं कॉर्बेट में ही हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया। नंबर जी, नंबर ये लिख रहा है 516 यार, एनए ब्रैकेट लाने की जरूरत नहीं आई, 8603393392। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर के। हाँ करो तो पूरा करो, बिल्कुल।